मैं आज न्यू चैप्टर गया जो क्वेश्चन बचा है वो भी कवर करेंगे। पहले न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, फिर टाइम बचेगा तो वो बता रही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग का लेबर का एक क्वेश्चन बाकी था, लेकिन वो देखते हैं, अगर टाइम हो जाएगा तो लास्ट में कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एक ही बाकी है, बता देंगे। और वो भी मैंने देखा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ओवरहेड अभी समझाने में मुझे टाइम लगेगा। आज जितना समझाएंगे उस पे जो भी क्वेश्चन होगा शायद नेक्स्ट वीक कर पाए, क्योंकि इसमें काफी सारा जो है समझने वाला पॉइंट्स होता है। तो आज कोई क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, सिर्फ समझाएंगे, ठीक है। और लिखना है तुम लोग को, ठीक है। तो हम तो बोलते ही है मेरे क्लास में हर एक चीज लिखना भी है, ठीक है, जो भी लिखते हैं। तो सबसे पहले है ओवरहेड को हम लोग समझेंगे कि ओवरहेड क्या होता है। देखो वैसे नॉर्मल हम लोगों ने काफी बार डिस्कशन किया है। ओवरहेड का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा भी तो प्रोडक्ट पे चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम एक तुम लोग का एग्जाम्पल देते हैं, मतलब स्टूडेंट लाइफ का, ठीक है। तो तुम लोग स्टूडेंट हो, अब तुम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्या खर्चा होगा देखो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेटेरियल का खर्चा तुम लोग का क्या होगा? गुड इवनिंग मैम। लेबर का खर्चा, और वहां पर मैंने दे दिया अदर एक्सपेंस। अब मेटेरियल में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे हैं, तो हमें मेटेरियल का कौन सा पार्ट चाहिए? इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चीज लिखा मैंने। इधर भी हम सेम लिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इधर भी सेम लिखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब तुम लोग पढ़ रहे हो तो फिर तुम लोग का डायरेक्ट मेटेरियल क्या होगा? डायरेक्ट मेटेरियल मतलब तुम लोग का क्या होना चाहिए? डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट क्या लगता मैं जैसे है? बुक्स, ठीक है, बुक्स बोल सकते हैं। तो तुम लोग का डायरेक्ट क्या मेटेरियल हो जाएगा? बुक्स का खर्चा। जैसे हम 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं जो सभी का है, अकाउंट्स है, लॉ है, कॉस्ट है और टैक्स है। और भी अलग अलग सब्जेक्ट है, छोड़ो। हम इतना मान लो कि मार्केट में गए और सारे ही बुक्स, अब कितना कितना है मुझे उतना नहीं याद है, जो भी हो 500 करके हम मान लेते हैं, ठीक है। इससे नीचे तो होगा नहीं, या फिर वही 500 के अंदर। तो ये क्या है, ये तुम लोग जब पढ़ोगे तो तुम लोग को पता है कि अकाउंट्स बुक्स के ऊपर तुम लोग का कितना खर्चा होगा, या लॉ कॉस्ट टैक्स ये सब, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मेटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मेटेरियल जैसे मान लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, फूड भी तो चाहिए, जीने के लिए खाना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर मैं बोल सकते हैं जैसे कॉपी खरीदने के लिए कहीं पर गए और ट्रांसपोर्टेशन लेके कोई छोटी कॉपी में हम वो मेटेरियल नहीं, सब्सटेंस होना चाहिए, मेटेरियल। पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपी हाँ, पेन बोल सकते हो, ठीक है। पेन का कितना और हाँ हाँ, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। फूड हो सकता है, पेन का कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मेटेरियल है। तो जैसे तुम लोग खाना खा रहे हो या पेन का यूज कर रहे हो, तो ये नहीं बोल सकते हो कि जो खाना खाने का खर्चा होता है, स्पेशली जो बाहर रहते हैं उनको अच्छे से और भी समझ में आएगा, क्योंकि वो तो एक फिक्स्ड खर्चा होता है ना। घर पे रहते हैं थोड़ी ना हमें खाने का खर्चा काउंट करना होता है। तो लॉ कॉस्ट या टैक्स, ये किस सब्जेक्ट पे कितना खाने का खर्चा या पेन का खर्चा जा रहा है, वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इजीली। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि कितना कितना करके इसमें खर्चा हो रहा है, या पेन का खर्चा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? इनडायरेक्ट खर्चा। सेम तरीके से लेबर में अगर देखें तो तुम लोग का यहाँ पर डायरेक्ट लेबर क्या है? तुम लोग जो पढ़ रहे हो वही।
तुम लोग खुद हो, तुम लोग के केस में तुम लोग खुद ही क्या हो, डायरेक्ट लेबर। जैसे अकाउंट्स मान लो पढ़ते हो 2 घंटा, अब ये पढ़ने के लिए पैसा मिलता नहीं है, ठीक है, लेबर को वैसे पैसा मिलता है, तुम लोग को थोड़ी ना इससे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में जाके तो काम करना ही है, तो ये भी तुम लोग का क्या है, नॉलेज एक्वर हो रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, मतलब लेबर होगा तो तुम लोग सोचोगे कि लेबर का तो पेमेंट का बात होता है, ये जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रहे, तो यहाँ पेमेंट का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि खुद थोड़ी ना खुद को कुछ पेमेंट करने वाले हो। लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि हम लोग लेबर की तरह हमारे काम में, मतलब स्टूडेंट के लाइफ में स्टूडेंट खुद ही अपना डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। जैसे मेरे काम में हम खुद डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि अगर हम मान लो मेरा तबीयत खराब हो गया आज, ठीक है, तो हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो मेरा क्लास क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया कि मेरे काम में हम खुद डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, तो तुम लोग के काम में तुम लोग खुद डायरेक्ट लेबर हो, तुम लोग को खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इतना पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हो, करना चाहिए, ठीक है। तो मेडिटेशन अगर कर रहे हो तो ये नहीं बता सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में कितना एपोर्शन हो रहा है मेडिटेशन का टाइम, हम टाइम के हिसाब से ही चल रहे हैं, यहाँ तो कोई पेमेंट का बात हो नहीं रहा है। तो क्या हम लोग बोल पाएंगे कि अकाउंट्स के लिए कितना, मतलब जो मेडिटेशन किए 2 घंटा 4 घंटा, हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए कितना हुआ, इस सब्जेक्ट के लिए कितना हुआ, इस तरीके से। और यहाँ पर जो अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस का मतलब वो होता है जो ना तो हमारा मेटेरियल है ना तो हमारा लेबर है, ठीक है, मतलब स्टडी वाला बात भी नहीं है, और यहाँ पर बुक्स खरीदने का भी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो तुम लोगों ने कोचिंग लिया, ठीक है, कोचिंग क्लास, ये अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोचिंग क्लास जो लिया है ये अदर एक्सपेंसेस है, लेकिन अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि तुम लोग बोल सकते हो अकाउंट्स के लिए कितना पे किए हो, तुम लोग ये भी बोल सकते हो लॉ के लिए कितना पे किए हो, कॉस्ट के लिए कितना पे किए हो, टैक्स के लिए कितना पे किए हो, ठीक है, बाइफरकेशन रहता है। तो मान लो 5,000, 5,000 हम सभी इक्वली करते हैं ऐसे ही, ठीक है, ये हो गया। और इनडायरेक्ट जो है अदर एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो उसमें नेट का यूज कर रहे हो, नेट पैक, ठीक है, नेट पैक का जो यूज कर रहे हो, या फिर मान लो अगर मेरे यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से आ रहे हो, चल के नहीं आ रहे हो, तो फिर उसका जो कॉस्ट बेयर कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जिनको मतलब जिनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू से आना पड़ता है, ऐसे भी तो है, ठीक है, जिनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू से आना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक नेट पैक तुम लोगों ने यूज किया, मान लो 28 दिन या 1 महीना चलता है, तो ये बता सकोगे कि उस नेट पैक का कितना खर्चा अकाउंट्स क्लास के लिए गया, कि कितना लॉ क्लास के लिए गया, ये तो नहीं बता सकते। तो वही चीज हम लोग का क्या हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हो रहा है वो हम लोग ऐसे थोड़ी ना अपोर्शन कर सकते कि भाई रोज इतना बस का भाड़ा लग रहा है, कौन से क्लास पे कितना जा रहा है, ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। तो जो भी हम लोग नहीं बता सकते, जितने में हमारा क्वेश्चन मार्क चला गया वो सारा हम लोग का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब अगर इसको ही एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देते हैं, जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेटेरियल भी जरूरत होगा, लेबर का भी जरूरत होगा, अदर एक्सपेंसेस का भी जरूरत होगा। तो मेटेरियल का भी 2 पार्ट होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनका भी सेम कंडीशन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर में भी 2 पार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ओवरहेड में, सॉरी, अदर एक्सपेंसेस में भी 2 पार्ट होगा। तो मुझे बताओ कि मेटेरियल क्या हो सकता है, डायरेक्ट मेटेरियल कौन सा हो सकता है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब लकड़ी, फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका नाम तो हमें पता ही होगा ना, वुड, लकड़ी। हाँ, नेल्स जो है वो भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर जो मतलब छोटा छोटा नेल्स होता है वो तो देखो किलो बेसिस में जो खरीदते हैं वो डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ महंगा जो नेल्स है वो किलो बेसिस पे नहीं, वो पीस बेसिस पे आता है, ठीक है, तो वो हम लोग का डायरेक्ट होगा। लेकिन जो किलो बेसिस पे आएगा, बहुत ही छोटा छोटा होता है, उसका उतना खर्चा नहीं लगता, उसको फिर हम लोग इनडायरेक्ट में देंगे, ठीक है। अगर महंगा है तो फिर वो हम लोग का डायरेक्ट में आ सकता है। इनडायरेक्ट में क्या आएगा, जैसे मान लो लकड़ी का अलग अलग शेप देना पड़ेगा, बेंच के लिए अलग, चेयर के लिए अलग, तो उसको
कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब कटिंग जिस मशीन पे हो रहा है उस मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए हम लोगों ने यूज किया है ऑयल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। तो अगर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज कर रहे हैं मशीन में, ठीक है, मशीन में, तो हम लोग ये थोड़ी ना बता सकते हैं फर्नीचर रेडी होने के बाद कि उस एक फर्नीचर को देख के, ये मान लो एक बेंच रेडी हो गया, क्या हम लोग इसको देख के ये बता सकते हैं कि इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का कितना खर्चा लगा है? लकड़ी का बता देंगे, ठीक है, कि एक बेंच पे जितना लगता है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से लेबर के केस में बोलो, डायरेक्ट लेबर कौन होगा यहाँ पर? कारपेंटर, जो बनाता है। और कारपेंटर अगर कभी नहीं आया, तो कारपेंटर अगर नहीं आया तो प्रोडक्शन का काम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। डायरेक्ट लेबर वही होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे काम में हम डायरेक्ट लेबर खुद है, क्योंकि अगर कितने भी लोग हम रख ले काम पे, अगर हम एब्सेंट है तो क्लास ही नहीं होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है मैंने, बेसिक क्लास में दिया है, मटेरियल में दिया है। सुपरवाइजर, कोई भी एक नाम लो ना। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर होता है, देखो ये सब फटाफट बताना चाहिए तुम लोग को। सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर को हम लोग सैलरी देते हैं। सुपरवाइजर नहीं आएगा तो थोड़ी ना ऐसा है कि काम बंद हो जाएगा। या फिर जो अकाउंटेंट है वो इनडायरेक्ट लेबर है, या फिर कोई और स्टाफ जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई साफ सफाई वाला है, ठीक है, वो सारे लोग क्या हो जाएंगे? ये सब जो है बेसिक क्लास में हम लोगों ने लिखा हुआ। और अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट में क्या आएगा? जैसे मान लो कैरेज इनवर्ड, जो ये वुड लेके आ रहे हो ना, ये तो रॉ मटेरियल, अब इसको लेके आने के लिए मान लो कैरेज का खर्चा रहा, वो हम लोग वुड के कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट में क्या होगा? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमें तो नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा एक टेबल बेंच जो भी बना रहे हैं उस पर कितना आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ये रहा इनडायरेक्ट, ये रहा, इसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। अब ओवरहेड का मतलब इसका क्या हो गया? देखो ओवरहेड का मतलब हो गया इफ एक्सपेंसेस can't identify in one unit of finished goods, then it is called indirect expense or overhead. सेकेंड पॉइंट ओवरहेड पे लिखेंगे, टू कंट्रोल ओवरहेड, to control overhead cost is very tedious task for any organization. Next point, allocation or apportionment of overhead cost लास्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड बेसिस। ये सभी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे ये तो पता ही है तुम लोगों को कि ये एक्सपेंस जो है, इस तरीके का एक्सपेंस हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इतने सारे एग्जांपल गए जिससे ये पॉइंट समझ में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे एक्सपेंसेस है लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इन सब का खर्चा हम लोग वन यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रहा नेक्स्ट वाला, जैसे बोल रहा है टू कंट्रोल ओवरहेड कॉस्ट इज वेरी टीडियस टास्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस खर्चे को कंट्रोल करना बहुत मेहनत वाला काम होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि देखो जैसे सुपरवाइजर को हम लोगों ने रख लिया 10,000 रुपए सैलरी देके, अब हम लोगों ने सोचा था इतना प्रोडक्शन होगा कि सुपरवाइजर रखना जरूरी है, अचानक से प्रोडक्शन का डिमांड कम हो गया। अचानक से तो उसे नहीं बोल सकते कि भाई 10,000 से 8,000 देंगे,
जो फिक्स्ड कर दिया वो फिक्स्ड हो गया। तो इस तरीके के खर्चे को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेटेरियल कैसा है, जैसे लकड़ी, मुझे जितना सारा फर्नीचर का ऑर्डर आएगा हम उतना ही खरीदेंगे, ज्यादा क्यों खरीदे, हाँ क्लोजिंग स्टॉक में रखेंगे, लेकिन उसका भी तो हम लोगों ने देखा है ना कि उतना ही रखो क्लोजिंग स्टॉक में जितना मेरे कैपिटल को ह्यूज अमाउंट में ब्लॉक नहीं करेगा, मेरे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मुझे रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो ओवरहेड का खर्चा है ना, ये हमारे कंट्रोल में इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारा प्रोडक्शन कम ज्यादा हो गया तो हमारे लिए क्या होता है, खर्चा कभी ज्यादा दिखने लगता है, कभी सस्ता दिखने लगता है, ठीक है। और अगर ज्यादा काम का प्रेशर हुआ तो सुपरवाइजर भी बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इस तरीके के खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कारपेंटर, उन्होंने बोला कि एक बेंच बनाने का हम 500 लेंगे, तो जितना ऑर्डर आएगा उतना ही होगा, हमें पता है कि ऑर्डर बेसिस पे मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना बना के देंगे हम उतना ही पेमेंट करेंगे। लेकिन जो ओवरहेड का खर्चा है वो एक भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, होगा लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत मेहनत वाला बात है, आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। अब बात रहा एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, वो समझाते हैं एग्जांपल से। एलोकेशन और अपोर्शनमेंट क्या होगा, जैसे मान लो एक कंपनी है एबी लिमिटेड, ठीक है। अब इनका मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ए, दूसरा है डिपार्टमेंट बी, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लाइट्स जलता है, मान लो यहाँ पर 4 लाइट्स का यूज होता है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट में मान लो 2 लाइट्स यूज होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, कंबाइनली आया, ठीक है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आया, ये पूरा जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये पूरे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 30,000। और मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो सिर्फ ये लाइट्स की वजह से ही आता है, और कुछ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ये आइडेंटिफाई करना चाहे कि डिपार्टमेंट ए का बिल कितना होगा और ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मीटर बॉक्स जो है वो एक ही है। तो कंबाइनली बिल आया 30,000, लेकिन जगह मतलब प्रोडक्शन दो अलग अलग जगह पे होता है, मुझे दोनों जगह का अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो कर देंगे 4:2 में। तो इस डिपार्टमेंट का हो जाएगा 30,000 इंटू 4/6, और ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2/6। तो ये हो जाएगा कितना, 20,000, और ये हो जाएगा हम लोग का 10,000। इस प्रोसेस को क्या बोलना चाहिए, एलोकेशन या एपोर्शन, एपोर्शन, ठीक है। ये और नहीं, ये एंड होगा, ठीक है। तो ये होता है एपोर्शन। एपोर्शन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, कोई पर्टिकुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एपोर्शनमेंट। तो हम लोगों ने एपोर्शन कर दिया और बेसिस क्या लिया, लाइट पॉइंट्स को रेशियो बना के कर दिया, ठीक है। तो एपोर्शनमेंट जो है इसी को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, और ये हम लोग किसी ना किसी बेसिस पे करेंगे, ठीक है। बेसिस हम लिखवा देंगे क्या क्या बेसिस होता है। अच्छा, अब अगर सेम चीज ऐसा हुआ कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ए, दूसरा डिपार्टमेंट बी, ठीक है। इसमें भी 4 लाइट्स पॉइंट है, वही सेम एग्जाम्पल, इसमें 2 लाइट पॉइंट है। लेकिन अब क्या हुआ है ना, यहाँ एक मीटर बॉक्स लगा हुआ है इस डिपार्टमेंट में, ये मान लो मीटर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ भी एक मीटर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो बिल कैसे आएगा, इसका अपना बिल आएगा, इसका अपना बिल आएगा। अब मान लो इसमें बिल आ गया कितना, 20,000, और इस पे मान लो आ गया, तो मैंने सेम अमाउंट लिया, ठीक है। तो हम लोग फिर कैसे चार्ज करेंगे, नॉर्मल है, यहाँ देखेंगे इसका 20,000 है, 20,000 चार्ज करेंगे, इसमें 10,000 है तो इसका 10,000। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलोकेशन। जब हमें डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एलोकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट कैसा होता है, अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा पर्टिकुलर बेसिस पे, और ये हो गया। अब एस्टिमेशन बेसिस पढ़ते हैं। एस्टिमेशन बेसिस क्यों बोला जाता है इसे, तो उसको भी एक एग्जांपल से समझा देते हैं। एस्टिमेशन बेसिस, एस्टिमेशन बेसिस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, तो मोबाइल को बेचने के लिए उसे क्या पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा,
कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड ऑन करके, ठीक है। तो कॉस्ट, अब मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगेगा, मोबाइल का जो मटेरियल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, अब मोबाइल प्रोडक्शन जो लेबर करेगा, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो रॉ मटेरियल कितना हम लोगों ने यूज किया वो हम लोग बता सकते हैं कि कितना एक मोबाइल पे कितना लगता है, उसके हिसाब से लेबर भी बता देंगे एक मोबाइल बनाने का कितना पड़ता है। लेकिन मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वो कब आता है, नॉर्मली मंथ के एंड में आता है, ठीक है। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने 1 वीक में 1000 पीस मोबाइल बना लिया, अब वो बेचना चाहता है, ठीक है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो जोड़ेगा, कॉस्ट में जोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी ना घर से पैसा लेके आके देगा, वो भी तो प्रोडक्ट में जोड़ के कस्टमर से निकालना है, तो कॉस्ट में जोड़ना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो 1 मंथ बाद, तो हमें तो नहीं पता कितना बिल आएगा, क्योंकि हम लोग के 1 वीक में इतना सारा मोबाइल बन चुका है कि हमें अब बेचना है, ठीक है। अब जब जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है हम लोग तब तब बेचेंगे, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आएगा तब बेचेंगे। तो फिर मुझे मेरे मोबाइल के कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा ऐड करना है कि नहीं करना, लेकिन कैसे करेंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे। अब एस्टिमेशन कैसे होता है, पास्ट कोई एक्सपीरियंस अगर होगा, अगर खुद का पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस अगर कोई करता है, उससे शेयर करके कोई डेटा जुगाड़ करके कुछ भी तरीके से हमें एस्टिमेटेड वे में इस चीज को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेशन बेसिस। तो एस्टिमेशन बेसिस इसीलिए होता है क्योंकि ओवरहेड का खर्चा हमें कभी कभी क्या होता है ना, ऑलवेज पता नहीं चलता है, वो तो ऑकर्ड हो जाने के बाद पता चलेगा, एट ए टाइम पता नहीं चलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पता चलता है, तब हम लोग को उस खर्चे को क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट। इसीलिए ओवरहेड का ये सारा फीचर्स हो गया कि ओवरहेड को एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसे हमें एलोकेट या अपोर्शन करना पड़ता है। दूसरा बात है इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे प्रॉब्लम है तो कंट्रोल, और कंट्रोल का मैंने रीजन भी बताया कि हमारा अगर प्रोडक्शन कम ज्यादा हुआ तो हम लोग अपने खर्चे को कम ज्यादा थोड़ी ना वैसे कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इसे 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तभी तो एलोकेट अपोर्शन ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब भी मैंने समझाया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, कितने तरीके से ओवरहेड को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड बाय फंक्शन, बाय नेचर, बाय एलिमेंट, बाय कंट्रोल। फंक्शन वाइज कितने तरीके से, फंक्शन यानी एक्टिविटी, ठीक है, तो कितने तरीके का ओवरहेड होता है बोलो, बहुत बार मैंने बोला, मैम 3 है, क्या क्या। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है इसे, और वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है, प्रोडक्शन बोला जाता है या फिर वर्क्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने स्लैश दे दे के लिख दिया, फंक्शन में पहला ये हो गया। अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम दे देते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मेंटेन करने का जो खर्चा है वो हम लोग का फैक्ट्री के अंदर आएगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग इंश्योरेंस करवा रखे, तो उसका खर्चा कौन से मतलब कौन से ओवरहेड के अंदर आएगा, क्योंकि ये सारे ओवरहेड का खर्चा, क्योंकि इंश्योरेंस का खर्चा हम लोग ये नहीं बोल सकते 1 यूनिट फिनिश गुड्स में कितना है, मेंटेनेंस का नहीं बोल सकते हैं। और हो जाएगा डिप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एग्जाम्पल के तौर पे, और एक एग्जाम्पल दे देते चलो, फैक्ट्री फैक्ट्री इसका लिख दो, फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है उनको जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट कौन होता है, टू मॉनिटर, जो लोग मॉनिटर करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक
अकाउंट्स, प्रोडक्शन एटसेट्रा। अकाउंट्स, प्रोडक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट को जो मॉनिटर करते हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि सैलरी, सैलरी पे टू स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं उस तरीके के स्टाफ को दिया गया सैलरी। डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि डिप्रिशिएशन सिर्फ फैक्ट्री में लगता है, अगर ऑफिस का बिल्डिंग है तो वहां भी डिप्रिशिएशन लग सकता है, ऑफिस में कोई फर्नीचर है वहां डिप्रिशिएशन लग सकता है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये तो प्योरली ऑफिस का ही है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्समैन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिलीवरी वैन डेप्रिशिएशन, डिलीवरी वैन डेप्रिशिएशन, ठीक है, जिसमें से ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया और स्टार्टिंग का दो जो है ये मेरा सेल्स रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है बाय नेचर। बाय नेचर जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा, उसमें 3 पॉइंट लिखना है। बाय नेचर, बाय नेचर जो है ये 3 तरीके का होता है। फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो यूनिट चेंज के साथ वेरी नहीं करता, नॉट वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल, वो वेरी कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी तो फुल्ली वेरी करेगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा ज्यादा चलाएंगे पंखा ज्यादा बिल आएगा, कम चलाएंगे कम। बोलो, तुम लोग नोट डाउन नहीं करते इसीलिए एक भी एग्जाम्पल याद नहीं, ना तो उसको देखते हो क्योंकि लिखोगे तो ना देखोगे। शॉर्टकट करने से मुझे कोई लॉस नहीं है। कुछ बनाया है तो रिवाइज करके इसलिए इससे डाल दिया तो सीधे लिखना हुआ है उसको बनता है। कोई तो बताओ, इतने जन हो, फिक्स्ड खर्चा, Rent. रेंट, करेक्ट, रेंट, इंश्योरेंस भी होगा, रेंट, रेंट फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, कुछ भी। रेंट का खर्चा मैंने कितना बार बोला है कि मेरे क्लास में 5 जन पढ़े 10 जन पढ़े, मेरे इस रूम का रेंट जो है वो वही रहेगा, ठीक है। सैलरी, इंश्योरेंस, इतना सोचना पड़ रहा है। देखो मेरा मानना ये है कि एक बार क्लास में इतना, क्योंकि हम क्लास में ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं, वो शॉर्टकट करके टेस्ट 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 पे हम ज्यादा बिलीव इसलिए नहीं करते क्योंकि टेस्ट तब ठीक दोगे अगर यहाँ नॉलेज बिल्डअप हो, नहीं तो टेस्ट भी वैसा ही होगा। मेरे हिसाब से अगर कोई 2 भी टेस्ट दे एट लास्ट में मॉक टेस्ट तो मुझे लगता है वो पास कर जाता है, लेकिन वो सारे साल कैसे पढ़ रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड कर रहा है। ये जो अभी तुम लोग बोल के नहीं, ये बहुत दिन से ये चला हुआ है कि टेस्ट मॉक टेस्ट, ठीक है, सब बोलते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा ये लगता है कि पहले पढ़ो, चीज को अच्छे से जानो, तब तुम टेस्ट में परफॉर्म कर पाओगे। टेस्ट देना अच्छा बात है, ठीक है, वो तो हम भी बोलते हैं टेस्ट दो, जिनका एग्जाम सामने आ रहा है ऑब्वियसली, तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग डेली का नहीं पढ़ रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो टेस्ट में लिखोगे, वो तो बता। ओवरहेड विच विल vary with the change in level of out। बोलो इसका एग्जांपल बोलो। इलेक्ट्रिसिटी,
ट्रांसपोर्टेशन के साथ तो कोई लिंक नहीं। ट्रांसपोर्ट सर्विस कब लगता है? जब हम लोग कोई मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो जितना मटेरियल लाओगे उतना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। अगर ज्यादा मटेरियल लाओगे ज्यादा लगेगा, कम लाओगे कम लगेगा। तो ये हम लोग का क्या होगा? वेरिएबल हो रहा है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल का मतलब बोल रहा है कि जो हमारे यूनिट, ठीक है ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल तो जो ज्यादा रिलेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ट हमारा चेंज होगा, 1 kg लाओगे जितना होगा, 5 किलो लाओगे उतना होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा। और कुछ बोलो, प्रोडक्शन सेंटर के अंदर कुछ बोलो, ये तो बाहर हो गया। फ्यूल कॉस्ट, हाँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा अलग होता है, बताते हैं। फ्यूल कॉस्ट का मतलब है जो मेनली हमारा प्रोडक्शन, मतलब पावर कंजम्पशन जो हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्री को चलाने के लिए जो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब देखो, एक डोमेस्टिक होता है, कॉमर्शियल होता है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री में यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर कंजम्पशन या फ्यूल कॉस्ट बोलते हैं मेनली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, वो भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। तो ये इस तरीके का खर्चा जो हम लोग का, जैसे और क्या हो सकता है, जो हम लोग का यूनिट चेंज के साथ चेंज हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी हो। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फॉर क्या? हर एक चीज का तो नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन फॉर अगर रॉ मेटेरियल है ना। अच्छा, और सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड का जैसे एग्जांपल दो। सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड मतलब जिसमें एक फिक्स्ड पोर्शन भी है, जिसमें एक वेरिएबल पोर्शन भी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम क्यों मना कर रहे हैं वेरिएबल, मतलब उस तरीके से देने के लिए, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का जब मीटर लगाया जाता है तो एक पैसा डिपॉजिट लेता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। वो पैसा जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, लेकिन कैसे रिटर्न करता है? घर पे आके वापस नहीं करता है। और कोई इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो मीटर है वो थोड़ी ना कभी चेंज कर, मतलब हम बोल रहे हैं वो थोड़ी ना कभी उसको बंद करवाएगा, वो तो लाइफ टाइम चलता ही जाएगा। अगर कुछ ना इश्यूज हो वो बात अलग है। तो क्या होता है, वो डिपॉजिट का पैसा बिल के साथ एडजस्ट होते जाता है। जैसे हर महीना जो बिल आएगा ना उसमें थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट का पैसा कट होते जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर जो लैंड फोन होता है ना, जैसे हम मोबाइल का बात नहीं करें, मोबाइल में तो रिचार्ज भरोगे तो पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर लैंड फोन का कंसेप्ट कभी देखोगे तो लैंड फोन यूज करो या ना करो एक फिक्स्ड बिल आता है, देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, जैसे तुम लोग पीजी वगैरह में रहते हो, अगर सेपरेट तुम लोग का मीटर है, बंद करो, फिर भी थोड़ा बहुत बिल जो है, हो सकता है कि पीजी वाला तुम लोगों से ना ले रहा हो वो चीज, कि तुम लोग थे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी अगर रूम रेंट पे रहते हो तो देखोगे, मान लो पूरा 1 मंथ घर पे ही थे नहीं, फिर भी एक छोटा अमाउंट का इलेक्ट्रिक बिल आता ही है। इलेक्ट्रिक बिल का एक फिक्स नेचर होता है, वो कभी भी हमें ऐसा नहीं होता है कि जितना यूज करोगे उतना ही होगा। जितना यूज करोगे उतना तो होगा ही, लेकिन एक फिक्स्ड पोर्शन उसका होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस तरीके, तो इसको हम सेमी वेरिएबल में देंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लिख देते हैं। अब देखो, इसका फिक्स्ड और वेरिएबल और एक तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो 1000 यूनिट जो है हम लोग फिक्स्ड प्रोडक्शन करते हैं, मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होता होगा? एक एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है 6 आवर्स, ठीक है। मान लो हम लोग 1000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हमारा 6 घंटे का बिल जो है वो जरूरत होता है, 6 घंटे का जो है इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होता है। और इसमें हम लोगों ने ध्यान से देखा है कि बिल हम लोग का आ जाता है 6,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कि हम लोग 1000 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा 6 घंटा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, ये हम लोगों ने नोट किया है। और हम लोग का बिल आता है 6,000। अब मान लो हम लोगों ने 9 घंटा जो है प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो फिर हमारा 6 घंटा तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा कितना हो गया? 3 आवर्स, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग का क्या बोलेंगे? फिक्स्ड। और ये हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो फिक्स, तो 1000 यूनिट तो फिक्स्ड ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा जितना भी बनाया वो हम लोग का क्या हो गया? वेरिएबल। जैसे देखो, हम नॉर्मली कितना टाइम पढ़ाते हैं? 1 आवर 45 मिनट्स 50 मिनट्स, ठीक है। किसी दिन मान लो मैंने 3 घंटा पढ़ा दिया, लेकिन
क्या वो मेरा फिक्स्ड हुआ? नहीं, मेरा फिक्स्ड कितना है? मान लो 1 आवर 45 मिनट्स, ये मेरा फिक्स्ड होता है। अब उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी छोड़ दो। अगर मैंने किसी दिन 3 घंटा पढ़ा दिया तो मेरा फिक्स तो 1 आवर 45 मिनट्स था, उससे जितना भी एक्स्ट्रा हुआ वो मेरा वेरिएबल है। ऐसा नहीं मान सकते हो कि नेक्स्ट दिन भी हम 3 आवर्स ही पढ़ाएंगे, ना मुझे ऐसा लगेगा ना तुम लोगों को ऐसा लगेगा, ठीक है। ये हो गया बाई चांस, लेकिन नॉर्मली हम लोग कितना पढ़ते हैं? 1 आवर 45 मिनट्स, तो वो मेरा फिक्स्ड हो गया। तो ऐसा खर्चा जो हम लोग का फिक्स्ड है, ठीक है, और ऐसा मतलब फिक्स्ड भी है, और उसके साथ अगर हम लोग का कुछ वेरिएबल नेचर भी ऐड ऑन हो जाता है तो हम लोग उसको सेमी फिक्स्ड या क्या बोल सकते हैं? सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं। और एक भी एग्जांपल होता है, जैसे अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन लेते हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में चढ़ने से एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे यहां से चढ़ के अगर एक स्टॉपेज आगे भी उतर जाते हो तो हम लोग को मान लो 7 रुपए देना पड़ेगा। 2 स्टॉपेज भी आगे उतरोगे तो 7 रुपया देना पड़ेगा। मान लो 3 स्टॉपेज आगे गए तो 10 रुपया देना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ऑटो में चढ़ गए और बोलोगे कि हम थोड़ा सा दूर जाके उतरेंगे, फिर भी ऑटो वाला का एक फिक्स चार्ज होता है ना, ऑटो में चढ़ना है तो 7 रुपए 10 रुपए जो भी है, ठीक है, वो तो देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा? जितना दूर जाएंगे उसके बेसिस पे, किलोमीटर बेसिस पे हमारा पेमेंट होता है। जैसे बस में चढ़ते हैं तो एक स्टॉपेज उतरोगे, देखोगे वो भी दे रहा है 7 रुपया, जो सेकंड वाले स्टॉपेज में जा रहे हैं वो भी 7 दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, कि इतना डिस्टेंस का, इतना किलोमीटर तक का हमारा 7 ही है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कोई ले रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? हम लोग का वेरिएबल हो सकता है। इस तरीके से हम लोग सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद है देखो बाई एलिमेंट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिमेंट वाइज हम लोग का 3 है। क्या क्या है? एलिमेंट का मतलब होता है मेटेरियल, लेबर, हाँ, यहाँ पर इनडायरेक्ट पढ़ना है, हम लोग ओवरहेड पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कंट्रोल के बेसिस पे 2 तरीके का होता है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल का मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी अप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल का मतलब कांट बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग प्रॉपर पॉलिसी। इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों ने, जिन्होंने बेसिक क्लास किया है उनको तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो फिर भी हम बताते हैं, कंट्रोलेबल का मतलब जो खर्चा हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो फैक्ट्री में वर्कर आते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। मान लो फैक्ट्री में वर्कर आ गए, ठीक है, उन्होंने मशीन चला दिया 10 बजे, ठीक है, मशीन जो है वो स्टार्ट कर दिया 10 बजे, ठीक है। उसके बाद वो 1 बजे चले गए लंच के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इस बीच मान लो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जो, मतलब देखो, एक तो फैक्ट्री में जो चलता है, बाकी मान लो वर्कर लोगों के लिए फैन लाइट्स वगैरह चल रहा है। अब वो जब काम कोई नहीं कर रहा है फैक्ट्री में तो उन्हें वो सारी चीज को क्या कर देना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए। अगर वो ऑफ नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बेकार में ज्यादा आ सकता है। तो ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर पॉलिसी की, भाई उनको बोल देंगे देखो ऐसा जो नहीं करेगा फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग पूरा सही तरीके से उसे बंद बंद करके जाओ, फिर आओ, फिर चालू करो, ठीक है। तो इससे हम लोग अपने खर्चे को बचा सकते हैं। मान लो उन्होंने 1 घंटे का ब्रेक लिया तो उसमें हमारा लॉस है, या फिर मान लो वो मेटेरियल को वेस्ट कर रहे हैं यूज करते वक्त, तो हम लोग पॉलिसी लगा सकते हैं कि भाई मेटेरियल को सही तरीके से यूज करो, अगर बेकार में वेस्टेज दिखेगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो हो गया कंट्रोलेबल, ठीक है। तो कंट्रोलेबल इस तरीके का एग्जांपल हो सकता है। अनकंट्रोलेबल का मतलब जैसे मान लो डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, ठीक है। अब किसी कारण से अगर बिजनेस था, ठीक है, तो क्या उन पे डिप्रिशिएशन नहीं लग रहा? तो अनकंट्रोलेबल है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मान लो टैक्स या
रेट्स, ठीक है, ये सब तो सरकार डिसाइड करती है, इस पे हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का खर्चा हमारे लिए क्या है, अनकंट्रोलेबल है। तो ये हो गया हम लोग का कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो ये चारों तरीके का हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट एक बार लिखवा देते हैं। व्हेन इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ही होता है ओवरहेड। व्हेन इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, अगर हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं एंड एलोकेट कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट, देन इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, अभी अभी सिखाया था, याद है, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट between various department on some reasonable basis is called apportion. अच्छा, अब ये जो हम लोग बार बार एपोर्शन बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये सारी चीजों को एपोर्शन या एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास तो 7 बजे है सर। अच्छा, सर ने मैसेज नहीं किया, अच्छा ठीक है, बैठ, क्लास तो है, तुम बैठ सकते हो। मैम ऊपर একটু দেখি। apportionment of overhead, कहाँ का एपोर्शन होगा, देखो हम लोग बार बार लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली 2 डिपार्टमेंट होगा, क्या क्या बोलो तो, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा सर्विस। तुम हो प्रिया ऊपर है, देखो नीचे। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, देखो अब एपोर्शनमेंट, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब जहां पर किस चीज का काम होता है, प्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्टली लिंक्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब, हाँ मतलब जो कंप्लीमेंट्री होता है प्रोडक्शन के लिए, कंपल्सरी नहीं होता है, डिपार्टमेंट कंप्लीमेंटिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अचीव देयर गोल, ठीक है, एक्चुअली सपोर्ट सिस्टम है। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैंटीन, जैसे बोल रहे थे कैंटीन, ठीक है, अगर कैंटीन सर्विस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहा तो वर्कर लोग खाना खाने के लिए दूर दूर नहीं जाएंगे, ठीक है, कि यहीं पर खाना खा लो तो टाइम बचेगा, क्योंकि जाने आने में टाइम लग सकता है। तो ये एक बेनिफिट है, होना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल, हाँ वो भी कर सकते हो, रिफ्रेशमेंट भी कर देते हो, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। ये सब हो जाएगा हम लोग का सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल। अच्छा, अगर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बोले तो क्या होता है, बोल सकते हैं? जैसे
पैकिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। पैकिंग डिपार्टमेंट का मतलब हम कौन से पैकिंग का बात करें, जो प्राइमरी पैकिंग होता है। पैकिंग दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जो चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है, नेसेसरी नहीं होता है। प्राइमरी पैकिंग का मतलब अब किसी का ऑयल का बिजनेस है, मान लो मस्टर्ड ऑयल जो है प्रोडक्शन करके बेचते हो, तो अब उसको किसी को बेचने के लिए कुछ तो कंटेनर चाहिए, पाउच यूज करो या प्लास्टिक का बॉटल यूज करो, ग्लास का बॉटल यूज करो, कुछ तो चाहिए हमें, तो वो हो गया हम लोग का कंपलसरी पैकिंग, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन जैसे फिनिश गुड्स हुआ तो वो पैकिंग होके ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग का पैकिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। और मान लो वेविंग, नीटिंग, ठीक है, जैसे कपड़े का काम जिनका है, ठीक है, तो उनके वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरीके का जो कपड़े का बेस बनाया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का धागा को जो है बुनाई करके अलग अलग, जैसे एक ही कपड़े में कितने सारे कलर होते हैं ना, तो वो तो बनाया जाता है वैसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद बुनाई का काम होता है, तो ये सब हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, process of apportionment और distribution। सबसे पहले स्टेप 1 में होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 2 में होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 3 में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन फिनिश्ड गुड्स। ये 3 प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास कोई ओवरहेड कॉस्ट अगर आता है तो हमें उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना पड़ेगा या एपोर्शन करना पड़ेगा। कुछ भी प्रोसेस हो, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक क्या है प्रोडक्शन और दूसरा क्या है सर्विस। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग खर्चे को क्या करेंगे, या तो एलोकेट करना पड़ सकता है या तो एपोर्शन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी 2 प्रोसेस होगा, या तो एलोकेशन, डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा। मान लो 3-4 डिपार्टमेंट है, कोई खर्चा एलोकेट कर पा रहे, किसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो ये हो गया एपोर्शन। सेम तरीके से जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, वहां पर भी हमें खर्चे को क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ एलोकेशन का पॉसिबिलिटीज है तो वो कर देंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर खर्चे को सूटेबल बेसिस जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उससे हम लोग उसे क्या कर देंगे, एपोर्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी खर्चा यहाँ पर एलोकेट और एपोर्शन हुआ ना, इसको एक मिला के बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको भी बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास एक फैसिलिटी है, क्या है, वो डायरेक्ट इस खर्चे को क्या कर सकता है, फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर कर देगा। ऐड करने के बाद मान लो यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में खर्चा एलोकेट और एपोर्शन हो गया, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेगा। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट जो अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेगा उसके बाद उसको जाना है कहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इस चीज को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दूसरा बार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी दोनों का, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड्स में नहीं दे सकता है। उसका रीजन है क्योंकि वो कोई फिनिश गुड्स बनाने के लिए बैठा नहीं है, वो
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहा है, तो सर्विस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आएगा उसमें हमें उस खर्चे को उस हिसाब से ट्रांसफर करना पड़ता है। इसका अलग अलग प्रोसेस होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो रूल्स ये है कि ये हम लोग का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इधर भी प्राइमरी, ये दोबारा होता है तो इसको सेकेंडरी, और उसके बाद ये खर्चा जो है सेकेंडरी, ये भाया यहाँ होके फिनिश गुड्स में ये खर्चा भी एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन देखें तो ये होता है ऐसे, एपोर्शन और एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिर्फ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, ऐसे बहुत से लोगों को लगता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, एपोर्शन, एपोर्शनमेंट ऑफ, यहाँ एपोर्शनमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा, उसका अलग प्रोसेस होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, उसमें कभी एलोकेशन होता नहीं है। वो क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो होगा नहीं, हमें किसी एक बेसिस पे ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली मुझे कभी भी पता ही नहीं चलेगा, वो तो मुझे बेसिस करके उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट अपना सारा जो भी खर्चा है उसे अपोर्शन कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, ये होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लास्ट जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बता देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, ये देखो एब्जॉर्प्शन मतलब ये जो दिख रहा है ना फिनिश गुड्स में आ गया, सारा का सारा खर्चा घूम फिर के फिनिश गुड्स में आ गया, कुछ डायरेक्टली आया कुछ भाया होके आया, तो वो सारे खर्चे फिनिश गुड्स में जो जा रहे हैं उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड, अब मैंने टोटल प्रोडक्शन ही लिखा है, अब सर्विस हम लिखेंगे भी नहीं क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो फिनिश गुड्स तक पहुंचता नहीं है, वो तो भाया प्रोडक्शन होके ही पहुंचता है, तो इसीलिए सारा खर्चा वो प्रोडक्शन बेसिस पे ही दिखता है। जैसे मान लो P1 P2 दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, P3 एक S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट था, इनका खर्चा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन्होंने अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये खर्चा इन तीनों डिपार्टमेंट में ये खर्चा मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इधर का खर्चा जीरो हो जाता है, जीरो, ठीक है। ये जब एक क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, ये जीरो हो जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा जीरो होके यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स में जो जाता है वो सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही ट्रांसफर होता है, दिख भी रहा है, ये जो डायग्राम है यहाँ से दिख भी रहा है कि फिनिश गुड्स में जो भी लाइन आया है थ्रू प्रोडक्शन, एक भी लाइन नहीं आई, ये लिख के मैंने काट दिया है, सर्विस से आएगा नहीं। Absorbing total production department overhead after apportionment of service department to production department. एब्जॉर्बिंग टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड तो हमें एब्जॉर्ब करवाना है, उसको ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आफ्टर एपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन, सर्विस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रोडक्शन में ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट है किसी का, अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं रखता है क्योंकि उसको रखने का खर्चा है, भाई कैंटीन चलाने का तो खर्चा भी होता है, लोगों को रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट में खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब प्रॉफिट मेकिंग बहुत कम केसेस में हो सकता है, ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है प्रॉफिट मेकिंग है, तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बिना ये सब खर्चा कोई नहीं करे, तो सेकंड जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सभी का नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने स्टेप पे होगा वो लिख के दिखाते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें स्टेप वन में होगा
अब ये हम जो लिखेंगे उसको तुम लोग ध्यान से देखना, डायरेक्ट कॉस्ट लिखा है मैंने, ठीक है, बताते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेट टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों डिपार्टमेंट का होता है, सर्विस का भी होता है, प्रोडक्शन का भी होता है। मैंने सर्विस के लिए लिखा है कि डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन हम लोग तो ओवरहेड पढ़ रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट तो पढ़ नहीं रहे। फिर डायरेक्ट कॉस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोगों का इनडायरेक्ट कॉस्ट हम लोग किस चीज के लिए पढ़ेंगे? प्रोडक्शन रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस डिपार्टमेंट का अगर हम लोगों का डायरेक्ट कॉस्ट कुछ आता है तो आ सकता है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ एलोकेट होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो भी वो वहां पर एलोकेट या पोर्शन होगा। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट कॉस्ट क्या ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, वो कहाँ जाता है? वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट लिखा है। मतलब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ कि हम लोग तो ओवरहेड पढ़ रहे तो यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ से आया। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, नॉट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी कॉस्ट हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पर ओवरहेड दिखाना है वो प्रोडक्शन बेसिस का दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे एलोकेशन एंड एपोर्शन ऑफ overhead in production and service department। एलोकेशन एंड एपोर्शन ऑफ ओवरहेड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसके बाद एलोकेशन करेंगे और जो है एपोर्शन भी करेंगे, प्रोडक्शन का भी करेंगे, सर्विस का भी करेंगे। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होगा। ये जब क्वेश्चन आएगा वहां पर ये सारे पॉइंट तुम लोग को दिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेटेरियल भी दिया हुआ रहेगा तो उसको तुम लोग कहाँ दिखाओगे? फिर ये तुम लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा जो लिख रहे हैं तो भी, तो इसमें जस्ट मैंने इतना ही लिखा है कि एलोकेशन अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड तो हमें करना ही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी करेंगे, सर्विस में भी करेंगे। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट होता है तो प्रोडक्शन का अगर देगा तो हमें नहीं दिखाना है, सर्विस का अगर देगा तो ही हमें उसे एलोकेट या अपॉर्शन जो भी होगा वो करना है। और डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो एलोकेटिंग होगा, वो अपॉर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट को तो डायरेक्टली बोलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एलोकेट लैंग्वेज यूज किया है, अपॉर्शन लैंग्वेज यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस का मतलब है यहाँ पर। फिर एब्जॉर्प्शन लास्ट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ऑन रीजनेबल बेसिस। जैसे लाइट पॉइंट से लाइट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट किया, जब हम लोग फिनिश गुड्स में पूरे खर्चे को एब्जॉर्ब कर पाएंगे तब भी हमें बेसिस पढ़ना पड़ेगा, वहां पर भी 6 टाइप ऑफ बेसिस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर जो बेसिस देखा ना ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो देखते हैं। देखो, ठीक है। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका क्या क्या बेसिस हो सकता है? फैक्ट्री बिल्डिंग का देखो 2 बेसिस हो सकता है। अगर हम लोग का खुद का है, ठीक है, बेसिस, सॉरी बेसिस 2 नहीं होगा। अगर फैक्ट्री बिल्डिंग हम लोग का खुद का है तो क्या क्या खर्चा होगा? अगर रेंट पे लिया है तो क्या क्या खर्चा हमें बेयर करना पड़ता है? अगर हम लोग का खुद का फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, तो हम लोग का डिप्रिशिएशन भी हम लोग का होगा। क्या रेंटेड बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन हमें काउंट करना पड़ता है? नहीं। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा अगर हमारा खुद का हुआ तो हमें उसका हिसाब रखना पड़ेगा। क्या रेंटेड बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा रखना पड़ सकता है? डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है अगर 500 रुपए तक खर्चा हुआ तो हम लोग हम पे करेंगे, अगर 500 से ज्यादा हुआ तो दोनों आधा आधा करेंगे, ऐसे करके जो है लैंडलॉर्ड लैंड लेडी इस तरीके का एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिपेयर मेंटेनेंस हो भी सकता है रेंटेड बिल्डिंग में हमें देना हो, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट हुआ है। एकदम नहीं ऐसा भी नहीं है, और होगा ऐसा भी जरूरी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें खुद भरना पड़ेगा हमारे बिल्डिंग का, लेकिन रेंटेड अगर है तो क्या हमारा इंश्योरेंस का खर्चा हमें देना पड़ेगा? नहीं। म्यूनिसिपल टैक्स, ये ओन बिल्डिंग पे ही देना पड़ेगा, रेंटेड पे देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, फैक्ट्री क्लीनिंग खुद का है वो तो करवाएंगे, अगर रेंट पे लिए है तो भी तो खुद ही को करवाना पड़ेगा, थोड़ी ना वो ओनर करवा के देगा। फैक्ट्री क्लीनिंग का खर्चा हम लोग का खुद का है। और
रेंटेड है तो सबसे बड़ा खर्चा क्या होगा, रेंट, ठीक है। और ये सभी खर्चे हम लोग, हमें ये इस तरीके का खर्चा क्वेश्चन में दे देगा, ये सारा खर्चा हम लोग कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, ओनर वाला हो या रेंटेड हो, कौन से बेसिस पे हो, एरिया फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया, ठीक है। जितना फ्लोर एरिया है उस बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। ये इन जनरल आइडिया दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। नॉर्मली बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री क्लीनिंग, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब फ्लोर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये किसके बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ लाइट, लाइट हमेशा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे होता है अगर क्वेश्चन दिया होगा, लाइट पॉइंट्स पे जितने सारे पॉइंट होगा लाइट का उसके बेसिस पे। अभी किया था ना हम लोगों ने 4 लाइट 5 लाइट। या फिर कभी कभी अगर वो नहीं है अवेलेबल तो फ्लोर एरिया पे भी करना पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभी अगर मेरे पास क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स नहीं है देन मुझे फ्लोर एरिया पे करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिखा है। अगर खुद का है तो कैसे ट्रीट होगा, और अगर रेंटेड है तो क्या होगा। देखो अगर खुद का है, डिप्रिशिएशन का खर्चा अपना, इंश्योरेंस अपना, रिपेयर मेंटेनेंस अपना, ठीक है। और अगर रेंटेड है तो रेंट अपना और रिपेयर मेंटेनेंस, ये दोनों लिखा, ठीक है। अब मुझे बोलो कि अगर प्लांट एंड मशीनरी का ये सब खर्चा हमें दे दे तो इसको हमें किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्वेश्चन में दे दिया कि इस डिपार्टमेंट में ये प्लांट लगा हुआ था, इस पे इतना डिप्रिसिएशन, इतना इंश्योरेंस, इतना रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है, तो हमें इसको किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पावर नहीं, ये तो पावर, प्लांट मशीनरी का डिप्रिसिएशन पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इंश्योरेंस सोचो ना कैसे पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, रिपेयर मेंटेनेंस ये सब कुछ भी पावर डिपेंडेंट, किस चीज पे बोलो। हाँ तो उसका क्या लेना पड़ेगा, मशीन प्लांट तो पॉइंट ही है हमारा, फर्स्ट में कॉस्ट, कॉस्ट पे हो, ठीक है। बुक वैल्यू, एसेट का बुक वैल्यू, या फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो वो तो डिप्रिसिएशन बता रहे हो कैसे कैलकुलेट होता है, वो तो हमें नहीं करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन बता देगा कि डिप्रिसिएशन इतना है, हमें उस डिप्रिसिएशन के खर्चे को 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 4 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब हमें क्या करना है, जैसे डिप्रिसिएशन पूरे साल का बता दिया 5,000, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, 3 या 4 जो भी डिपार्टमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने सारे प्लांट होंगे उसके बुक वैल्यू पे, या फिर जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो दिया हुआ रहेगा। बुक वैल्यू और कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, कॉस्ट मतलब जिसमें एक्वायर किए थे, बुक वैल्यू का मतलब अभी आफ्टर डिप्रिसिएशन उसका वैल्यू क्या दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन में जो देगा ना उसी पे हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल इनडायरेक्ट मेटेरियल आज ही स्टार्टिंग में बोला था, आज ही बोला, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, बोलो, क्वांटिटी, इनडायरेक्ट मेटेरियल मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल पूछ। देखो फूड अभी आज ही पढ़ा है, देखो कहाँ गया, ये रहा, लिखा नहीं है तुम लोगों ने वो, ये सब नहीं लिखा। लुब्रिकेटिंग मुझे यहाँ से दिखता है, ये लुब्रिकेटिंग क्या लिखे हो हम बता देंगे, किसके पास कॉपी में क्या लिखा है, क्या सामने बैठे, ये नहीं लिखे हो तुम, नहीं लिखा, लुब्रिकेटिंग ऑयल फॉर मशीन, तो उन्होंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। अच्छा
इसका तो याद रहना चाहिए था, तुमने गलत बताया था ना, मैंने सही करके दिया। लुब्रिकेटिंग तुमने सब्सटेंस नहीं बताया था, कुछ और बता दिया था। जो भी हो, तो इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये जो है ये स्पेशल पॉइंट है। देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल पे। अब ये कैसे करना है वो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, ठीक है, फिलहाल एक बार नोट डाउन कर। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अगर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है, जैसे कि वही रिफ्रेशमेंट का खर्चा ये सब, ठीक है, तो ये हम लोग का कैसे होता है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी स्पेशल पॉइंट है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बाकी तो हमें समझ में आ रहा है कि इस बेसिस पे हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पे जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर पे जाएगा। देखो जिसका हम छोटा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं, जितना सारा देखो, इनडायरेक्ट लेबर मतलब सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसको सुपरवाइज करता है, जो फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं, वो सारे लेबर कैसे लेबर है, डायरेक्ट लेबर। अब अगर डायरेक्ट लेबर 10 लोग हैं तो उसके लिए हम लोग मान लो 2 सुपरवाइजर रखते हैं। अगर डायरेक्ट लेबर बढ़ेगा तो सुपरवाइजर का खर्चा बढ़ेगा, डायरेक्ट लेबर कम होगा तो सुपरवाइजर का खर्चा हम लोग चाहे तो बाद में कम कर सकते हैं कि भाई मेरा लेबर कम हो गया, मुझे एक ही सुपरवाइजर रखना है, वो तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए वो डिपेंड किस पे करता है, इसीलिए इसका रीजन ये है कि अब डायरेक्ट मटेरियल का भी वही होगा, जितना डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा उतना ही होगा, जितना ज्यादा मशीन यूज होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज कितना करना पड़ेगा उतना करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन जितना ज्यादा बेसी होगा उतना ही हमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स का भी यूज करना पड़ता है। इसीलिए मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट मटेरियल पे, इनडायरेक्ट लेबर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट लेबर पे। चलो ये बता भी दिया मैंने कि क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब बेसिस है, यहाँ पर ये एक लॉजिक के बेसिस पे किया हुआ। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इंप्लॉइज एंड रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, जैसे इंप्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस, इंप्लॉय मतलब जिनको मेनली जैसे सैलरी वगैरह मिलता है, जैसे मान लो सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का चार्जेस, ठीक है, या फिर कैंटीन अगर है तो कैंटीन का एक्सपेंस, इंप्लॉय लोगों को रख रहा है तो कैंटीन का खर्चा भी तो हो रहा है। और दूसरा मान लो पर्सोनल डिपार्टमेंट, मतलब एचआर डिपार्टमेंट तो एक रखना पड़ता है ना लोगों को रिक्रूट करने के लिए, तो फिर उनको भी तो सैलरी देना पड़ता है जो लोगों को रिक्रूट करते हैं। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट अगर बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां भी तो एक पर्सन को रखना पड़ेगा जो टाइम कीपिंग का काम करेगा, ठीक है, जो हम लोग लेबर कॉस्टिंग में देख रहे थे। तो ये सारे खर्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, क्या लगता है, सुपरवाइजर को पेमेंट कर रहे हैं, इसका खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, ठीक है। सेवेंथ नंबर, मोटिव पावर, ठीक है, मोटिव पावर का मतलब होता है जो मशीन चलाने के लिए जो पावर का कंजम्पशन होता है, इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, जैसे हम लोग जो डोमेस्टिक ये यूज करते हैं उसको पर यूनिट ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं किलोवाट, ये तुम लोग 9-10 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत फिजिक्स। हाँ, किलोवाट आवर होता है, एक हॉर्स पावर भी बोलते हैं, हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है, ये सब यूनिट का यूज होता है। मोटिव पावर का मतलब मशीन को रन करवाने का जो पावर होता है उसको मोटिव पावर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिव पावर जो है, यहाँ पावर कंज्यूम्ड हमें कितना है वो कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, तो वो कैसे करते हो, जो तुम लोग 9-10 में फॉर्मूला सीखे था ना वही वाला, जैसे हॉर्स पावर पर आवर, 1 घंटे में कितना हॉर्स पावर का खर्चा हो रहा है इनटू मशीन, ऐसे करना, इनटू मशीन कितना पावर कंज्यूम हुआ, मशीन 10 घंटा चला, 1 घंटा चलने में कितना हॉर्स पावर जो है वो यूनिट है, ठीक है, कि इतना यूनिट मेरा खर्चा हो रहा है और कितना घंटा मशीन चला, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर कंज्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें पावर कंज्यूम क्वेश्चन में निकालना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ क्रेन और फॉर्क लिफ्ट ट्रक, ठीक है, ये कैसा ट्रक है, मतलब ये कैसा सर्विस है, जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो काफी बड़ा फैक्ट्री है, तो वहां पर क्या होता है, एक छोटा सा मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाने का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री से
वेयर हाउस तक जाना है, वो भी डिस्टेंस इतना है या फिर इतना सामान है कि लेबर को लेके जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो क्या होता है फैक्ट्री से जब भी सामान निकल रहा है तो क्रेन के थ्रू से या ट्रक के थ्रू से वो पूरा कैरी कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वेयर हाउस में ले जाया जाता है, तो वो ट्रक का काम बस उतना ही है, उतना सा ट्रांसपोर्टेशन करने का उसका काम है, ठीक है। तो वो ट्रक का भी तो खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उस खर्चे को भी तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करना है, तो मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी मेरा ओवरहेड का खर्चा है, उसे भी मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा। तो इस ट्रक का क्या क्या खर्चा हो सकता है, तो इस ट्रक का एक तो ड्राइवर का खर्चा होगा क्योंकि कोई ना कोई तो उसे ड्राइव कर रहा होगा, दूसरा हो सकता है मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस होगा कि ट्रक को मेंटेन करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, उसमें भी तो रिपेयर मेंटेनेंस जरूरत होगा, और डिप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब ये सब खर्चा कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये ट्रक तो काफी कम डिस्टेंस को कवर करता है, काफी कम टाइम चलता है, जब जरूरत पड़ता है तब चलता है। तो एक्चुअली जो ड्राइवर होता है ना उसी को एक लॉग बुक दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप इस लॉग बुक में सारी चीजों को रिकॉर्ड करो कि आप कितने बार कितना ट्रिप दिए, कहाँ से कौन से फैक्ट्री के कौन से काउंटर से कितना चीज लेके गए, ठीक है। ये सारा चीज आप नोट डाउन करो फिर दे दो, ठीक है। तो वो लोग एड ऑन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकल एस्टिमेशन करना पड़ता है, टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ आवर्स डिवोट टू ईच डिपार्टमेंट, हमें तो डिपार्टमेंट वाइज अपोर्शन करना है ना, तो वो जो ट्रक ड्राइवर है वही खुद ही जो है उस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए कितना बार गए और आए, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट में उनको बोल दिया जाता है आप लॉग बुक में सारी चीजों को रिकॉर्ड करो, ताकि हम लोग इस खर्चे को फ्यूचर में अपोर्शन करेंगे हमारे प्रोडक्ट में, तो आप इसको जरूर रिकॉर्ड करो। अच्छा, फिर नेक्स्ट होता है मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स सैलरी, ठीक है। मैनेजर का सैलरी क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना आवर्स वो डिवोट करेंगे किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आवर्स डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर अपना कितना टाइम डिवोट कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर 10th नंबर में स्टोर रूम एक्सपेंस, स्टोर रूम का एक्सपेंस जो है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो स्टोर रूम में क्या क्या खर्चा हो सकता है, जैसे कि स्टोर कीपर का सैलरी, ठीक है, और क्या हो सकता है क्लीनिंग स्टाफ, स्टोर को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग स्टाफ रखा है तो उनका सैलरी, और क्या हो सकता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ सैलरी, ठीक है। ये सारे खर्चे को जिस जो भी हो, ये हो ये हो ये हो या कुछ और हो जो कि स्टोर को रिलेट करता है, ये सारे खर्चे को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको करना पड़ता है नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, जितना बार स्टोर में रिक्वेस्ट जनरेट होता है ना रॉ मटेरियल सेंड करने का, ठीक है, उतना टाइम्स, ठीक है, जैसे 5 बार स्टोर में रिक्वेस्ट भेजा गया 10 बार, उस बेसिस पे हमें उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और दो है 11 मेटेरियल कैरिंग कॉस्ट, ये किस पे डिपेंड करेगा, वेट ऑफ मेटेरियल, और एक भी होता है वेट ऑफ मेटेरियल, हाँ ट्रांसफर, और वेट ऑफ मेटेरियल लिखो, मेटेरियल के वेट अगर दिए हुए हैं तो उस पे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं अवेलेबल है देन हम लोग डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट पे भी कर सकते हैं। ये सारा पॉइंट और भी क्लियर होगा जब एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में। एंड लास्ट है सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कुछ नाम नहीं दिया हुआ है खर्चे का, बोला है सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, या तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे कर लो अगर अवेलेबल है तो, या फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे कर लो, या फिर मशीन आवर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है। और
ये क्योंकि assumption बेस्ड है तो इसमें नोट देना जरूरी है, नोट रिक्वायर्ड कि हम लोग कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि assumption बेसिस है तो हमें नोट्स देना इसमें जरूरी है। टाइम है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो X Limited has 3 production डिपार्टमेंट इसमें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये करता ही नहीं है इलस्ट्रेशन, मुझे करना चाहिए मशीन शॉप और पैकिंग वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टाइम है तो काफी टाइम, ऐसे भी इसका क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है ना, फिर चैप्टर काफी टाइम लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, टाइम है इसीलिए करवा रहे, नहीं होता तो नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है द एबीसी कंपनी हैज फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट चार्जेस ऑन 31 मार्च। ठीक है, देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, मशीन और पैकिंग, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, जनरल और स्टोर ये नाम दिया है, ये 2 सर्विस बोल दिया है तो बस ये सर्विस ही है, और ये प्रोडक्शन है बता दिया तो प्रोडक्शन। एलोकेटेड ओवरहेड, अब देखो क्या दिया है, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो ओवरहेड है तभी तो इनडायरेक्ट लेबर दिया है, ओवरहेड का खर्चा टोटल इतना बताया और सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग बता दिया है, इंक्लूडिंग सर्विस, मेंटेनेंस मटेरियल ये टोटल बताया है, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग बता दिया, मिसलेनियस टोटल भी बताया है और सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, सप्ली नहीं क्या सुपरिंटेंडेंट सैलरी, तो ये देखो टोटल बताया है और बस एक ही कॉलम में दिख रहा है जो कि जनरल प्लांट वाले कॉलम में दिख रहा है, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में है बाकी में है नहीं। और वैसे भी सुपरवाइजर सर्विस के लिए होता है तो वो प्रोडक्शन से रिलेट होगा नहीं, इसीलिए नहीं है। कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी वो भी जो मेंटेन करते हैं वो भी देखो, इसीलिए सर्विस में चला गया 10,000। ओवरहेड टू बी अपोर्शन, तो ये तो हमें दे ही दिया है, ये एलोकेटेड है सभी, देखो ना इनडायरेक्ट लेबर यहाँ 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 कितना देना है हमें बता दिया है, थोड़ी ना हमें यहाँ एलोकेट करना है, हमें तो बता ही दिया है मशीन में कितना जाएगा, पैकिंग में कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। ये जो अभी लाइन देके जो भी खर्चा मैंने पढ़ के तुम लोग को बताया, इनडायरेक्ट मटेरियल, मेंटेनेंस, मिसलेनियस सप्लाईज और इधर सुपरिंटेंडेंट सैलरी, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, ये सारी चीज एलोकेटेड है ऑलरेडी। अब देखो दिया हुआ है ओवरहेड टू बी अपोर्शन्ड, एलोकेटेड नहीं है, पावर का खर्चा टोटल कॉलम में दिख रहा है, ये जो है ये हम लोग का टोटल वाला कॉलम था, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फ्यूल हीट, अब सोचोगे कि किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वो नीचे पढ़ने से पता चलेगा कि रेंटेड सारा ही है, 2 है 3 है, तो वो नीचे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, ये जो लाइन बाय लाइन तुम लोग को खर्चा दिख रहा है ये करना है। ठीक है, फिर बोल रहा है द पावर डेटा सॉरी द फॉलोइंग डेटा वेर कंपाइल्ड बाय मींस ऑफ फैक्ट्री सर्वे। अच्छा यहाँ बता दिया प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो देखो फ्लोर स्पेस बता दिया है, ये मशीन, पैकिंग, जनरल ये सब क्या है, ये डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कितना कितना स्क्वायर फीट जगह लेके बना हुआ है, और ये बोला है रेडिएटर सेक्शन, ठीक है कितना कितना है। अच्छा ये बोल रहा है कितने लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये हमें हॉर्स पावर, ये हॉर्स पावर आवर है। ठीक है, जिसमें ये ब्लैंक है। अब हमें क्या करना है, ये बेसिस, ठीक है ये सब बेसिस हो गया, अब हमें सोचना पड़ेगा कौन से बेसिस से कौन से खर्चे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग परसेंटेज,
मशीन शॉप 50%, पैकिंग 20%, जनरल प्लांट 30%, जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है। देखो क्या बोला है, एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस। स्टोर मेंटेनेंस हम लोग का क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट का नाम था, याद करो, ठीक है। स्टोर एंड मेंटेनेंस, और ये जो हम लोग का हाँ, स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग परसेंटेज। मशीन शॉप क्या था, प्रोडक्शन। पैकिंग क्या था, प्रोडक्शन। जनरल प्लांट ये हम लोग का सर्विस था, ठीक है। और जनरल प्लांट ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लॉइज। तो अभी सेकेंडरी आज नहीं सिखाएंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किए बिना सेकेंडरी किया नहीं जाता है। तो हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे आज। और क्वेश्चन पहला क्या बोला है, prepare an overhead distribution statement with supporting schedules to show computation and basis of distribution, including distribution of the service department's expenses to production department। और including वो भी करना है, क्या बोला है, हाँ मतलब secondary distribution, secondary distribution भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ, अच्छा ये मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में तुम लोग सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। इसमें तो काफी सारा चीज बोल रखा है, हम लोग अभी वो नहीं करेंगे, ओनली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कैसे करना है, पहले ऊपर लिखना है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बोल के लिखो, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। अब क्या क्या लिखना पड़ेगा बोलो, ये सभी लिखना पड़ेगा, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। तभी तो हम लोग सेम इसी चीज को तो हमें करना है, ये जो दिया हुआ है ना इसको भी हमें रीराइट करना है, तो पूरा ये चीजें हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो पर्टिकुलर्स, फिर लिखो टोटल, फिर लिखना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर सर्विस डिपार्टमेंट, और इन दोनों का नाम भी है तो वो भी लिखना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम है मशीन शॉप और पैकिंग, मशीन शॉप, और इधर हो जाएगा पैकिंग। और ये वाला था, क्या नाम था, जनरल प्लांट सर्विस वाला, और यहाँ पर स्टोर मेंटेनेंस। अब इस पे चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, मतलब इसको ऐसे ऐसे करते हैं। पर्टिकुलर्स, टोटल, ये ऐसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। फिर ये यहाँ से ऐसे लाइन लगा दो, ये इधर ऐसे क्लोज कर दो, और ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास एलोकेटेड एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर लिखो एलोकेटेड ओवरहेड, वो देख देख के लिखना है, ठीक है, बस देख के कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले कौन सा खर्चा दिख रहा है, इनडायरेक्ट लेबर, लिखो, देख देख के लिखना पड़ेगा, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। टोटल में लिखना है 14,650, 14,650। इसके बाद लिखना है 4,000, देन 3,000, ठीक है, ये देखो 4,000, 3,000, 2,000, 5,650 लिख लो, 2,000 और 5,650। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हम लोग का मेंटेनेंस मटेरियल, मेंटेनेंस मटेरियल, इसे भी कॉपी पेस्ट ही करना है। 5020 टोटल, 1800, 700, 1020, 5020 टोटल 1800, उसके बाद वाला 700, 1020, और लास्ट वाला 1500 था।
1500। फिर कॉपी पेस्ट मिसलेनियस सप्लाईज, इसके टोटल में 1750, 400, 1000, 150, 200, 1750 टोटल में। फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में 4000, फिर 1000, फिर 150 और 200। हाँ, मिसलेनियस सप्लाईज हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जस्ट देख देख के लिखना होता है, एलोकेट करके दे दिया है। सुपरिंटेंडेंट्स सैलरी, ये एक ही जन का था मुझे जितना लग रहा है। 4000 टोटल और थर्ड नंबर कॉलम में जाएगा। 1 2 3 मतलब जनरल प्लांट वाले पॉइंट में ये जा रहा है। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट एंड पेरोल 10,000 थर्ड वाले कॉलम में जाएगा। 10,000 और थर्ड वाले कॉलम में ये वाला खर्चा भी जा रहा है। अच्छा, ये सब का टोटल कर सकते हो अगर चाहो तो, करो तो कितना होता है, सभी का टोटल करो एक बार। मैम 33420 कौन सा वाला टोटल? 3 ना 3 5? यस मैम 35420। यस और ये वाला 5000 आगे हो गया, 6200। ये वाला 4700, ये तो ओरली हो गया। ये हो गया 4 5 6 6। मैम वो 4000 होगा ना, 400 होगा ना? कौन सा वाला? ये वाला ना? हाँ, ये 4। नो मैम, सेकंड वाला। सेकेंड वाला, ये वाला। अच्छा, ये 400। अच्छा, ये 400, ये वाला 4700। और ये कितना 170। और ये वाला 7350। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एलोकेटेड ओवरहेड। टोटल एलोकेटेड ओवरहेड, ये हमें टोटल एलोकेटेड ओवरहेड मिल गया। ठीक है, अब हमें एपोर्शन करना है। ठीक है, इसके नीचे लिखो एपोर्शन एक्सपेंस। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर ब्रैकेट दे के लिखो एज पर शेड्यूल। हम बताते हैं कि लिखो एज पर शेड्यूल। ठीक है, फिर यहाँ पर हर एक डेटा के नीचे डेट मतलब नंबर लिखने का मतलब वैल्यूज लिखने का जगह रख दो। ये इतना जगह रख दो जितना मेरा दिख रहा है तुम लोग को जगह, इतना जगह रख दो। नीचे एक एक लाइन लिख के मुझे टोटल दिखाना पड़ेगा। अब जो ओवरहेड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम नेक्स्ट पेज में अलग से करके दिखा रहे हैं। फिर उस डेटा को यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसे किया। अच्छा, इसके बाद वो मैंने लिखवाया ना ब्रैकेट में शेड्यूल, वो लिखो अब शेड्यूल of apportionment of expense, apportionment of expense, एपोर्शन करना है। ठीक है, कौन कौन से खर्चे को एपोर्शन करना है, तो यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। आइटम, बेसिस, कौन से बेसिस पे करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है, और डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन से डिपार्टमेंट में करना है। तो सभी में करना पड़ेगा, अगर किसी में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग पूरा ही लिखेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 था, दोनों का नाम लिखेंगे। मशीन पैकिंग, और इधर लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट। जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, अब पहला खर्चा देखते हैं क्या दिया था हम लोग को। पहला देखो दिया है पावर। पहले सारा खर्चा लिख लेते लाइन बाय लाइन। पावर उस टोटल कॉलम में 8000 लिख लो, उसके बाद हम लोग बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला मैंने लिख लिया पावर
और टोटल कॉलम में लिख लो 8000। अच्छा, उसके बाद है रेंट 12,000, रेंट 12,000। फिर है फ्यूल हीट 6,000, इंश्योरेंस 1,000, ट्रेड लाइसेंस 2,000, और लास्ट है डेप्रिसिएशन 1 लाख। अब हमें बेसिस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले बेसिस आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पावर, पावर कौन से बेसिस पे होगा? देखो यहाँ जो बेसिस है उसी पे करना है, इसके बाहर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किस पे हो जाएगा? हॉर्स पावर आवर्स पे, ठीक है। तो रेशियो करना पड़ेगा, तो HP आवर्स ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। रेशियो क्या होगा यहीं पर हम दिखाते, देखो 2 जीरो हर जगह से हटा दो, ठीक है। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35, 7:1:2 बीच वाला ब्लैंक है, फिर 2 है, ठीक है। तो 7 1 और 2 आया, लेकिन लिखेंगे कैसे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो? 7:1:2, यहाँ एक गैप देके फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, मतलब ये मेरे थर्ड वाले कॉलम में नहीं जाएगा, ठीक है। अब 8000 को तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कैसे करोगे? देखो 7 + 1 8, 8 + 2 हो गया 10, 8000 डिवाइडेड बाय 10 करने से कितना होता है? 800 होता है। अब 800 से सब मल्टीप्लाई करो, 800 × 7 वही 5600 ही आए, मतलब 800 को दिमाग में रख लो तो बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। 800 × 7 5600, 800 × 1 800, इसके बाद वाला खाली है, 800 × 2 1600, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो पाए। रेंट, रेंट था उसके बाद, तो कौन से बेसिस पे होगा? फ्लोर। तो इसका रेशियो बनाओ, 2 0 2 0 2 0, यहाँ से 2 0 हटा दिया। अब ये 4 से चला जाए, 4 1 4, 4 2 8, 4 5, और यहाँ पर 4 4, मतलब 5:1 4, ठीक है। रेशियो बन गया 5:1 4, 5:1 4। फ्लोर स्पेस 5 2 1 और 4, तो 5 + 2 5 + 4 9 10 12, 12 से डिवाइड करने से 1000, मतलब 5000, उसके बाद वाला 2000, उसके बाद वाला 1000, उसके बाद 4000, क्योंकि 1000 आया था तो ये सब डेटा आ गया। 5 2 4 1, हम तो इस तरीके से करते हैं, जल्दी होता है। फ्यूल और हीट, ये कौन से बेसिस पे होगा? हीट, हीट रेडिएटर सेक्शन, हीट है ना, ठीक है, रेडिएटर सेक्शन। तो इसका भी रेशियो बना लो। ये कितने से जाएगा? 5 से होगा, 5 9 45, और ये कितने में होगा? 5 से भी तो हो। 5 से हो जाएगा, 5 9 जा, हाँ, 5 18 जा, ये 18 होगा ना, और ये 9, ये 6, और ये 12, और भी हो जाएगा, 3 मतलब 3624, और नहीं जाएगा। 3624, 362 और 4, ठीक है। 3624 ये हम लोग का रेडिएटर सेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल 4 + 6 ये हो गया मेरा 10 10, और यहाँ पर 5 15, 15 से डिवाइड करने से 400, 400 × 3 1200, 400 × 6 मतलब 2400, 400 × 2 800, 400 × 4 16। अच्छा, इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस पे जाएगा, क्या लगता है ये सब में से? हाँ, देखो बाकी किसी पे सूटेबल नहीं हो रहा है, तो बचा इन्वेस्टमेंट, उसी पे करना है। तो इन्वेस्टमेंट, इसका रेशियो क्या करेंगे? ये देखो जीरो हटा देते, कितना मैक्सिमम जीरो जाएगा? 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, और इधर से भी 4, तो 64 21 और 15 वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 है ना। 64 21 और 15, ठीक है।
अब इसका टोटल करके देखो कितना होता है। 84, 85, 100 हो रहा है। 100 से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? 10, मतलब 640। सही हो रहा है? 640, हाँ। फिर 200, 10 से 10 और उसके बाद 150, ऐसे आ रहा है। सही आया? हाँ। अच्छा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस, ये किस पे जाएगा? हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का ट्रेड लाइसेंस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। एम्प्लॉय का नहीं होता ना, वो बिजनेस का होता। इन्वेस्टमेंट जब कब कोई दूसरा नहीं सूट होगा तो फिर इसी पे देना पड़ेगा, बाकी कोई भी इस पे नहीं जा रहा। तो जितना जितना बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेड लाइसेंस उस हिसाब से बनता है, ठीक है? जैसा बिजनेस है उस तरीके से। तो 100 आया था, 100 से डिवाइड करने से हम लोग का कितना आ जाएगा? ये सभी का डबल हो जाएगा मेरे हिसाब से, जो ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि वो 100 में आया था, तो ये हो गया 1280, इसका डबल 400 है ना, 20, और ये हो गया 300। अच्छा, इसके बाद डिप्रिशिएशन किस पे जाना चाहिए? डिप्रिशिएशन तो एसेट पे लगता है। तो देखो, फ्लोर स्पेस तो किस चीज के लिए प्रॉपर होता है? नॉर्मली एरिया वाइज देखो ना, फ्लोर का मैंने सारा चीज लिखवाया है। देखो, फ्लोर एरिया के बेसिस पे तो रेंट जा सकता है, ठीक है, ये सब जा सकता है। लेकिन हम लोग का कौन सा खर्चा आया यहाँ? डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन किस पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट एसेट का कॉस्ट, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज का होगा, हमारे पास यही अवेलेबल है तो इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। फ्लोर एरिया पे नहीं होगा। डिप्रिशिएशन तो एरिया का थोड़ी ना होता है, एसिड का होता है। 64, 21 और 15, तो ये भी 100 से डिवाइड करने से, मतलब ये जो 640 आया था उसमें तुम लोग 2 जीरो ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। 1 लाख है इसीलिए 20000, ये हो जाएगा 1000 उसके बाद वाला, और ये हो गया 15। ये कैलकुलेट करने का ही जरूरत नहीं है, देखो ना, ये डिवाइडेड बाय 100 करने से हमारे पास कितना आता है? 1000। मतलब इसमें ये जो था, इसमें सभी में 3 जीरो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला शायद मैंने गलत लिख दिया, ये 1 जीरो और होगा। 64,000। अब ये सबको ऐड करके मुझे बताओ कितना हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ, इंडिविजुअली सभी ऐड करो। हम लास्ट बस वाला 0 कम होगा ना? लास्ट वाला 1 जीरो कम होगा। हाँ हाँ, $77,720। 25,800. 25,800, 2830. 2830, 22,600. सही है। 1,29,000 यहाँ पर टोटल में लिख देते हैं, ठीक है। मैंने टोटल कर लिया, ये 1,29,000। अब ये सारा डेटा तुम लोग को यहाँ पर लिख देना है, यहाँ जो लिखा हुआ था ना, इसके नीचे नीचे लिख देना। यहाँ 1 जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था। हाँ, ये 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो वो सब अपोर्शनमेंट, क्योंकि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो एलोकेट अपोर्शनमेंट सब होगा ना। तो अब यहाँ पर देखो टोटल कितना है? 1,29,000 मैंने टोटल कर रहा है, तुम लोग वहां से देख के लिखो। और बाकी तुम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली लिखो। 77,720, उसके बाद वाला 25,800, 2830, और लास्ट वाला 22,600।
650, ठीक है। तो एलोकेशन तो दिया हुआ था, एपोर्शन हम लोगों ने कर लिया, अब टोटल करेंगे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। वन लैख 64,420, ये टोटल कॉलम में जा रहा है। अच्छा, और ये कितना आ रहा है? 83,920, 0 30,500। इसके बाद वाला जीरो कितना? 2 लाख, ये सॉरी 20,000, और ये हो गया 30,000। हो गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, एलोकेशन भी किया हम लोगों ने, या अपोर्शन भी किया। और देखो जो लिखा था वही किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट का भी होता है, प्रोडक्शन का भी होता है। जो डायरेक्ट दिया हुआ था उसे डायरेक्ट लिखा, जो डायरेक्टली नहीं दिया होता, टोटल में दिया होता, उसे पर्टिकुलर बेसिस पे हम लोगों ने अपोर्शन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंडरी, टोटल प्राइमरी कॉस्ट। हाँ टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल ओवरहेड ये भी लिख सकते हो, टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। टोटल ओवरहेड ब्रैकेट में एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख सकते, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इतना हम लोग का टोटल ओवरहेड आया, ये लिखना, ठीक है फ्रेंड। हाँ जी इतना ही।